हेलो फ्रेंड्स, भूगोल की एक और कक्षा के अंदर आपका स्वागत है। आज का विषय रहेगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसका एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, आर्थिक भूगोल क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ज्योग्राफी जो विषय है इसको देखते हैं थोड़ा सा, कि मनुष्य का जो उसके विकास के शुरुआती चरण थे, तब मनुष्य ने यह देखा कि जो इस संसार के अंदर जो रह रहा है, उसके अंदर जिस स्थान पर वो रह रहा है उससे थोड़ी दूर के ही स्थान, उन दोनों स्थानों के अंदर उसे कई बार भिन्नताएं देखने को मिलती थी। तो इस भिन्नताओं का अध्ययन करने की उसे जब जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उसने जब पास के स्थानों की खोज की, फिर दूरस्थ स्थानों की खोज की, तो इस खोज से, इस जिज्ञासा से ही भूगोल विषय है उसकी नींव है वो पड़ी, और यहीं से हम कह सकते हैं कि भूगोल विषय का विकास शुरू हुआ। शुरुआत के अंदर, या हम कहें काफ़ी समय तक, भूगोल को एक इंटीग्रेटेड साइंस के रूप में समझा जाता था, एक समग्र विज्ञान के अंदर के रूप में उसका अध्ययन किया जाता था। यानी इसके अंदर भौतिक जो भी जितनी भी भौतिक घटनाएं हैं, प्रकृति से संबंधित जो भी चीज़ें थी, उसका भी अध्ययन इसके अंदर होता था। इसके अतिरिक्त मानव क्या कर रहा है इसका भी अध्ययन होता था। यानी दोनों को इकट्ठा अध्ययन किया जाता था एक इंटीग्रेटेड साइंस के रूप में। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य ने और तरक्की की, या हम यूँ कहें 19वीं सदी तक आते आते इस मानव भूगोल का भी बहुत ज़्यादा जो विशेषीकरण है इसके अंदर घटनाओं का हो चुका था। मनुष्य ने प्रकृति के ऊपर अपनी जब पकड़ बनाई, इसने इसको व्यापक तरीके से जब प्रभावित करना शुरू हुआ, तब मानव भूगोल की भी अनेक शाखाएं आगे उभर कर सामने आई। इसी के अंदर एक शाखा इकोनॉमिक ज्योग्राफी कहलाई, आर्थिक भूगोल। तो ये तो इसकी शुरुआत हुई। अब हम इसका अर्थ देखते हैं कि वास्तव के अंदर आर्थिक भूगोल होता क्या है। तो मनुष्य जो भी क्रियाकलाप करता है, या मानव की जो भी क्रियाएं हैं, उसको हम दो कैटेगरीज के अंदर बांट सकते हैं। पहली होगी, यानी मैं जो भी कार्य करूं जो सिर्फ मेरे आजीविका प्राप्त करने के लिए हो, या यूं कहें जो मेरे अस्तित्व को बनाए रखें। यानी मनुष्य अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कुछ कार्य करे, जैसे वह संग्रहण करे, जंगल से कुछ एक कंदमूल है या अन्य वस्तुएं प्राप्त करे जो कि उसके जीवन यापन के लिए काम आए, या अपने लिए वह घर भी बनाए, अपना आवास बनाए, जिससे कि सर्दी गर्मी तूफान इससे उसकी रक्षा हो। यानी प्रत्येक वह कार्य जो मनुष्य का अस्तित्व बचाए रखता है, यह पहली कैटेगरी के अंदर आता है। दूसरी कैटेगरी के अंदर क्या क्या आएंगे? वे सभी कार्य जो मनुष्य को कुछ न कुछ अलग से एक्स्ट्रा लाभ प्राप्त या लाभ देते हैं, आय देते हैं, वे सब आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तो मनुष्य की क्रियाएं दो ही तरह की होती हैं, या तो खुद के लिए कमाओ या खुद के लिए लाभ अर्जित करो, जिससे कि आगे उसके लिए जीवन यापन के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वे सभी वस्तुएं आ जाएंगी। जैसे मनुष्य ने जो कंदमूल खाए, उससे उसका भरण पोषण हुआ, उसका जीवन बचा रहा, सुरक्षित रहा। लेकिन वही मनुष्य जब एक फल को उगाकर उन्हें मार्केट के अंदर बेच देता है, तो वह आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे घर बनाता है, तो यह उसका जीवन यापन या भरण पोषण होगा। लेकिन जो घर बनाने की सामग्री है, उसको वह मार्केट के अंदर बेच देता है। यानी उसका जब वह, हम एक तरह से कहें कि आर्थिककरण हो जाता है मनुष्य का, तब वह दूसरी कैटेगरी के अंदर आता है। तो इन दो चीज़ों से हम इस एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य की सभी आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। और फिर गुणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो 5 तरह की होती हैं। इसमें पहला होगा कृषि करना। शुरुआत के अंदर जो मनुष्य ने कृषि करना सीखा, या मछली पकड़ना है, कच्चे माल एकत्रित करने हैं, संग्रहण है, ये सभी क्या होंगे? प्राथमिक क्रियाकलाप होंगे। फिर वह प्राथमिक जो भी क्रियाकलापों से जो भी वस्तुएं अर्जित कर रहा है, उनका रूप बदलकर दूसरी वस्तुएं बना दें, तो वह क्या होगा? द्वितीय क्रियाकलाप होगा। जितने भी विनिर्माण के कार्य हैं वे द्वितीय क्रियाकलापों के अंदर आते हैं। जैसे मनुष्य ने कृषि से कुछ एक कपास उगाई है, लेकिन कपास से यदि उसने वस्त्र बना दिए पहनने लायक, तो वे क्या हो जाएंगे? द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर आएंगे।
प्रकृति से लोहा अयस्क उसने इकट्ठा किया तो वह प्राथमिक क्रियाकलाप है, लेकिन उसी से उसने इस्पात बना दिया तो वह द्वितीयक क्रियाकलाप हो जाएगा। यानी विनिर्माण क्रियाएं द्वितीयक क्रियाकलाप के अंदर आएंगी। फिर तृतीयक के अंदर कुछ विशेषीकरण सेवाएं हो जाएंगी जो कि प्राथमिक और द्वितीयक नहीं तृतीयक किस्म की होंगी। इसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो तृतीयक किस्म की सेवा है, एक डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर सेवा दे रहा है। यानी सभी तरह की जो सेवाएं हैं जो कि मनुष्य की सहायता करती हैं वे क्या होंगी, तृतीयक किस्म की होंगी। फिर जब इनका और ज़्यादा एडवांस रूप सामने आता है, तृतीयक क्रियाएं भी जब बहुत ज़्यादा विशेषीकृत हो जाती हैं या तकनीक का सहारा लेकर, तो उसके अंदर चतुर्थक क्रियाकलाप भी निकलकर चतुर्थक क्रियाकलाप इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जितने भी जैसे बैंकिंग सेवाएं हैं या हमें किसी से सलाह मशवरा करना है, ये सब क्या होंगे, चतुर्थक क्रियाकलाप होंगे। फिर आजकल तो पंचम क्रियाकलाप भी आ चुके हैं, जिसके अंदर की खासकर जो भी वैज्ञानिक क्रियाकलाप हैं या शोध कर रहे हैं, पीएचडी जिसके अंदर हम कह सकते हैं, यानी नई नई चीज़ों की जो नए अनुसंधान हैं वे सभी पंचम क्रियाकलापों पर आते हैं। तो ये सभी क्रियाकलाप क्या होते हैं, आर्थिक क्रियाकलापों के ही रूप हैं। अब हम तो मोटा मोटा आप समझ गए होंगे कि आर्थिक भूगोल क्या है, इसके अंदर किन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है और मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों का, जब मनुष्य जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है आय प्राप्त करने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए, वे सभी क्रियाएं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने क्या परिभाषा दी है। अनेक विद्वानों ने इकोनॉमिक ज्योग्राफी की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो कुछ एक हमने लिखी हैं जो कि हम पढ़ लेते हैं, याद भी कर लेंगे कि आर्थिक भूगोल विश्व के क्षेत्रों की प्रकृति का उनके वस्तुओं के उत्पादन पर प्रभाव की वैज्ञानिक खोज करता है। गोट्स ने यह कहा है कि विश्व के क्षेत्रों की प्रकृति का, विश्व के अलग अलग जो क्षेत्र हैं अलग अलग प्रकृति के हैं, तो उन जगहों पर निश्चित ही जो वस्तुएं उत्पादन हो रही हैं वे भी अलग अलग होंगी। तो इससे उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उनका वह एक वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसी तरह आर्थिक भूगोल विभिन्न स्थानों के लोगों की आजीविका की समानताओं और भिन्नताओं से संबंधित है। यानी अलग अलग स्थान पर जो लोग रह रहे हैं उनके आजीविका प्राप्त करने के तरीके या उत्पादन संसाधन वे भी क्या हैं, अलग अलग हैं। तो उनके अंदर क्या समानताएं हैं, कहीं कहीं पर समानताएं भी मिलती हैं और कहीं पर भिन्नताएं भी मिलती हैं। तो इन दोनों का अध्ययन कौन करता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी करता है। इसी तरह आर्थिक भूगोल भूपृष्ठ पर मानव की उत्पादक क्रियाओं के वितरण का अध्ययन है। मनुष्य जो भी उत्पादन कर रहा है तो उत्पादन के लिए जो भी उसकी क्रियाएं हैं उन सभी का अध्ययन करता है, ये पॉन्ड्स ने कहा है। तो ये अलग अलग वैज्ञानिकों की भू ज्योग्राफी के जो विद्वान हैं उनकी परिभाषाएं हैं। तो इनके अंदर आप क्वेश्चन के अंदर एक दो को आप मेंशन करेंगे तो क्वेश्चन अच्छा लगता है और उसके अंदर आपके नंबर बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इन सभी से एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि मनुष्य जो भी कार्य कर रहा है आजीविका प्राप्त करने के लिए, वे सभी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आएंगी। यानी मानव की सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, ये आपने समझ लेना है। और इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी एक बहुत ही एक विस्तृत शाखा है। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी से संबंधित जो कुछ एक अन्य टर्म्स हैं, जैसे इसके अंदर इसकी संकल्पना क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसको पढ़ने के उपागम क्या हैं और इसका अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उसके साथ क्या क्या संबंध है, इसके अंदर आर्थिक भूगोल और वाणिज्यिक भूगोल के अंदर क्या अंतर है, उन सभी का अध्ययन हम आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर 1 बाय 1 करेंगे। तो ये तो आज तो केवल एक इंट्रोडक्शन था इकोनॉमिक ज्योग्राफी का। थैंक यू।